क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं खंड का। प्रश्न नंबर 1 का है, आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त। तो आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बादल की मृत्यु एकांकी है? महादेवी वर्मा का, राम कुमार वर्मा को, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। तो राम कुमार वर्मा। बादल की मृत्यु एकांकी है राम कुमार वर्मा का, ठीक है। और राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद का उपन्यास है कंकाल है, इरावती है, गोदान है, चित्रलेखा है। तो गोदान और इनका गबन उपन्यास प्रेमचंद का, ध्यान रखेंगे, गोदान और गबन। कंकाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और इरावती अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है? विचार और वितर्क, भारतीय अर्थनीति, धरती के फूल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थनीति उपाध्याय की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। धरती के फूल हरिशंकर प्रसाई की है। इसके बाद दूसरा कक्का है, आदिकाल का एक अन्य नाम है? सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, स्वर्ण युग, अलंकृत काल। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, गद्य गीत है, संस्मरण है? तो ये गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है, तीसरा राइट हो जाएगा। और एक किसका है पागल पथिक? राय कृष्ण दास का, ये ध्यान रखेंगे। फिर है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है? इंदुमती है, नहुष है, आलोक पर्व है, कुटज है? तो इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, और ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी है, ठीक है। नहुष नाटक है किसका? गोपाल चंद्र गिरधरदास का, और ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, निबंध है। और आलोक पर्व ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर है, निम्नलिखित में से राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं? ठीक है, नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास। कौन राम भक्त शाखा के कवि नहीं है? तो चतुर्भुजदास राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं, ये अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं? सरस्वती पत्रिका के, प्रभा पत्रिका के, कविवचन सुधा पत्रिका के, चांद पत्रिका के? तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों? सरस्वती पत्रिका के। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक हैं सरस्वती पत्रिका के। कविवचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रभा पत्रिका राम हरख सहगल की है। किसकी है? राम हरख सहगल की। और प्रभा पत्रिका किसकी है? प्रभा किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? प्रभा है राम, प्रभा पत्रिका है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, ध्यान रखेंगे। प्रभा पत्रिका है बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। और चांद पत्रिका है राम हरख सहगल की। चांद पत्रिका राम हरख सहगल की। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन दोनों अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए।
जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो सोचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्र शब्द आ गया है, तो आप समझ जाए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो आप लिख देंगे पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का लोप किसके अभाव में हो जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्र की वृद्धि किसके द्वारा संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। विरहित और अंतर्निहित, विरहित का मतलब होता है बिना या रहित, अंतर्निहित का मतलब होता है भीतर या छिपा हुआ। इसके बाद में है रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है, फिर अथवा नहीं, व्याख्या आप देख लीजिए यहाँ पे किसकी व्याख्या करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे करना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहते हैं कि संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जन और भूमि अपनी संस्कृति से रहित हो जाएं तो राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का असली सौंदर्य और यश छिपा हुआ है। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही जीवन का आधार है और यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अनेक प्रकार के संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से भाषा में नए शब्द का प्रयोग होता है। तो भाषा शब्द आ गया, भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ध्यान रखिएगा। पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर अगला प्रश्न है, समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? तो आपने अभी शुरू में पढ़ा था भाषा, क्या है? भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा किस भाव को प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है? भाषा किस भाव को प्रकटीकरण करने का उद्देश्य रखती है? तो यहाँ पर देखेंगे, भाषा जो है, भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। तो ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा में नए शब्दों का प्रवेश कब होता है? तो भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संघर्ष से, ध्यान रखेंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। भाषा किसी भी युग की पूरी सोच, संस्कृति और चेतना का व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है और यह शक्ति तभी आती है जब भाषा अपने समय के अनुरूप नए और सटीक मुहावरों, शब्दों और अभिव्यक्तियों को अपनाती है। अन्यथा वह जड़ हो जाती है और समाज की बदलती भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती। इसलिए भाषा का नूतनीकरण, नवीनीकरण जरूरी है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निज जन्म जन्म सुने जीव यह मेरा, केकई अपने मन को कोसती हुए कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरा मन यही सुनता रहे कि धिक्कार है उस रानी केकई पर जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई केकई, जिसने भरत से जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल के समान प्रभु श्री राम के साथ सभा चिल्ला उठी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है, केकई का अनुताप से लिया गया है, तो शीर्षक लिख देंगे केकई का अनुताप। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद है, प्रभु राम के साथ केकई ने अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ केकई के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। केकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? तो केकई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कार्य कराए। इसके बाद है, केकई ने प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं?
तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांश है। आज बचपन का कोमल गात, जरा को पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। ठीक है, तो ये परिवर्तन से लिया गया है, यानी शीर्षक है परिवर्तन। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद कवि ने सुख और दुख की समयावधि बताई है। तो कवि ने सुख के क्षणों को 2-4 दिन यानी बहुत कम तथा सुख के समय को कल्पों के समान लंबा, दुख के समय को कल्पों के समान लंबा, लगभग संपूर्ण जीवन बताया है। इसके बाद है बचपन का कोमल और सुंदर शरीर वृद्धावस्था आने पर कैसा हो जाता है। तो बचपन का कोमल शरीर वृद्धावस्था आने पर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाता है। वृद्धावस्था की गहरी सांसें किसे उड़ा देती हैं। तो वृद्धावस्था की गहरी सांसें बचपन की ओठों पर ओस की बूंद के समान क्या निर्गण और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं, निर्मल और मोहक हंसी को उड़ा देती हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं किसकी करना है। व्याख्या करना है 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि संसार में सुख अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार महीने में चांदनी रात केवल कुछ ही दिन रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख भी केवल कुछ ही दिन रहता है। महीने के शेष दिनों में जिस प्रकार घोर अंधकार का साम्राज्य रहता है, उसी प्रकार संसार में दुखपूर्ण दिन ही अधिक होते हैं। इसके बाद में है 5 का नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हजारी प्रसाद, प्रोफेसर जय सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ से 5 अंक आपको मिलेंगे। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 5 अंक का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। 6 नंबर प्रश्न है, बहादुर तथा खून का रिश्ता कहानी कला के आधार पर समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। अथवा लाठी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक है। ठीक है, तो यहाँ से ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है खंड खा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे, 2 संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। गुरु विरजानंदो अपि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इसका संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद है गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। विद्योपार्जन पूर्ण कर दयानंद ने अपने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्र होकर के कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चौपायों में भी। हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख करके कहा, यह मुझे अच्छा लगता है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पे खा दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, पश्य रूपाण सौमित्रे वना नाम पुष्पशाली नाम। हे लक्ष्मण, श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, फूलों से लदे हुए इस वनों की शोभा को देखो, ये उसी प्रकार पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार बादल जल की वर्षा करते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महान विज्ञान महात्मा ने क्या होता है, महान मनुष्यों के चेतांश माने मन को, वज्रादप कठोरान मृदान कुसुमादप। महान लोगों के ब्रज से
वज्र से कठोर और फूल से अधिक कोमल मन को भला कौन समझ सकता है। ऐसे लिखेंगे, महान व्यक्ति के वज्र से अधिक कठोर और फूल से अधिक कोमल मन को भला कौन समझ सकता है। लोकातरण माने होता है महान व्यक्ति। ठीक है, सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ से 4 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 10 का क, ख और ग है 6 अंक का। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 12 का पहला आ, भावुका का संधि विच्छेद क्या होता है, भव प्लस अका। ठीक है, सतचरित्रम की संधि होगी तो व्यंजन संधि होगी सचचरतम। इसके बाद है रामस तिष्ठत में संधि है, रामस तिष्ठत क्या है, रामस तिष्ठत। इसमें क्या संधि है, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो प्रद्युम्न में अव्ययीभाव से है समास है, पीत कमलम में कर्मधारा है, पीताम्बरा में कर्मधारा है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। प्रभुत्व, प्रभु शब्द है तो प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। तो इसमें क्या है, नित्वा, अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद में है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में परिता वृक्षा सन्ति, द्वितीय विभक्ति है, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। मोहनम गृहात् आगच्छति, इसमें पंचमी विभक्ति है। काव्येषु नाटकम रमेश, सप्तमी विभक्ति है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, बीमार होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ होने की स्थिति में प्राचार्य से 1 सप्ताह के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र में अनाधिकृत भवन बनाए जा रहे हैं उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।